प्रश्न 24। जे एस मिल के प्रतिनिधि शासन संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। Discuss the ideas of J. S. Mill regarding representative government. उत्तर, प्रतिनिध्यात्मक शासन मिल के अनुसार सच्चा प्रजातंत्र तो वह है जिसमें सभी नागरिक प्रत्यक्ष रीति से शासन कार्य में भाग ले, किंतु यह वर्तमान समय के विशाल राष्ट्रीय राज्यों में संभव नहीं है। अतः मिल की दृष्टि में सर्वोत्तम शासन अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र अथवा प्रतिनिध्यात्मक शासन ही हो सकता है। प्रतिनिध्यात्मक शासन वह है जिसमें राज्य के सभी या बहुसंख्यक नागरिक समय समय पर अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उनके द्वारा अपनी नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रतिनिध्यात्मक शासन के संबंध में मिल ने अपने विचार अपनी इसी नाम की रचना प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में व्यक्त किए हैं। प्रतिनिध्यात्मक शासन का समर्थन करते हुए भी मिल प्रतिनिध्यात्मक शासन के दोषों, उसकी कमियों और तत्संबंधी समस्याओं से परिचित था। प्रतिनिध्यात्मक शासन को एक श्रेष्ठ शासन का रूप दिया जा सके, यह नागरिकों के सर्वांगीण विकास का साधन बन सके, इस बात को दृष्टि में रखते हुए उसने कुछ विचार व्यक्त किए हैं, कुछ सुझाव दिए हैं, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। 1. प्रजातंत्र और दक्षता का समन्वय। मिल इस बात से परिचित था कि जनप्रतिनिधि सामान्य योग्यता के व्यक्ति होते हैं और उनके द्वारा स्वयं ही अच्छे कानूनों का निर्माण तथा शासन व्यवस्था का भली भांति संचालन नहीं किया जा सकता। अतः मिल ने प्रजातंत्रीय और प्रशासनिक दक्षता के तत्वों का समन्वय करने पर बल दिया है। उसके अनुसार विधि निर्माण का कार्य अधिक योग्यता और अनुभव का कार्य है, इसलिए यह कार्य विधानसभा का न होकर दक्ष और अनुभवी व्यक्तियों की एक छोटी संस्था का होना चाहिए। इस संस्था में राजनीतिक दलों के नेता तथा दक्ष सरकारी कर्मचारी हो। विधानसभा का कार्य इस समिति के कार्यों की आलोचना करना तथा अवसर पड़ने पर उन्हें पद से हटाने तक ही सीमित होना चाहिए। समझ रहे हो ना? समाज के लिए नीति निर्धारण तथा विधियां बनाने का कार्य करने हेतु जनता के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त शासन में दक्ष और कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। मिल का सुझाव है कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति निर्वाचन के स्थान पर परीक्षा लेकर एक स्वतंत्र आयोग द्वारा स्थायी रूप से की जानी चाहिए। इन कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने और इन्हें पदच्युत करने का अधिकार विधानसभा को दिया जा सकता है। जनता के प्रतिनिधियों द्वारा कर्मचारी वर्ग को यह बताया जाना चाहिए कि जनता चाहती क्या है और कर्मचारी वर्ग द्वारा उपयुक्त कार्य की सिद्धि के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाने चाहिए। इस प्रकार एक श्रेष्ठ शासन में प्रजातंत्र और कार्यकुशलता के बीच समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। 2. अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। मिल इस बात से परिचित था कि व्यवहार में प्रतिनिध्यात्मक शासन सबके द्वारा और सबके लिए न रहकर बहुमत के निरंकुश शासन में परिणत हो सकता है, जिनमें अल्पसंख्यकों के हितों का दमन संभव है। इसलिए मिल के द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के उपायों पर विचार किया गया और इस संबंध में वह 2 उपाय अपनाने का सुझाव देता है। विधानसभा में स्वतंत्र रूप से निर्वाचित निर्दलीय सदस्य और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। इनमें उसने प्रथम की अपेक्षा द्वितीय उपाय पर अधिक बल दिया है। स्वतंत्र सदस्य किसी दल के सदस्य नहीं होते और मिल के अनुसार उनके उच्च आदर्श होते हैं। ये अपनी स्वतंत्र प्रवृत्ति के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच संतुलन रखते हैं और वर्गहित में विधियां नहीं बनने देते। साथ ही विभिन्न वर्गों के साथ सहयोग कर वे विधानसभा का ध्यान स्थायी हित के विषयों की ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए विधानसभा में स्वतंत्र सदस्यों के लिए स्थान होना चाहिए और ये सदस्य विश्वविद्यालय या इसी प्रकार के अन्य श्रेष्ठ वर्गों द्वारा निर्वाचित हो सकते हैं। मिल इंग्लैंड में प्रजातंत्र के संचालन को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निर्वाचन की बहुमत पद्धति बहुत अधिक अन्यायपूर्ण है। इस पद्धति में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार निर्वाचित हो जाता है और उन व्यक्तियों को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाता जिन्होंने पराजित उम्मीदवारों को मत दिया था। अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसा होने पर बहुत बड़ा वर्ग प्रतिनिधित्वहीन ही रह जाता है। इस संबंध में मिल लिखते हैं कि विद्यमान शासन सभी व्यक्तियों का समान अरे कहना क्या चाहते हो? रूप से प्रतिनिधित्व करने वाला शासन नहीं है, वरन यह तो केवल बहुसंख्यकों का प्रतिनिधि शासन है। एक वास्तविक लोकतंत्र में प्रत्येक वर्ग की उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। मिल ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता अनुभव की और व्यवस्थापिका में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके, इसके लिए उसने हेयर प्रणाली सिस्टम या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन किया। मिल के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति ही एकमात्र ऐसी पद्धति है जिसके आधार पर अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के अनुपात में विधानसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकता है।
3. मताधिकार के लिए आवश्यक योग्यताएं। मिल प्रतिनिध्यात्मक शासन का समर्थन करता है और वह स्त्रियों सहित सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में है। लेकिन उसका विचार है कि मतदाताओं को कुछ योग्यताएं प्राप्त होनी ही चाहिए। सर्वप्रथम, वह मतदाताओं की शैक्षणिक योग्यता पर बल देता है और कहता है कि जो व्यक्ति साधारण रूप से पढ़ने, लिखने और गणित के प्रश्न करने की योग्यता नहीं रखते, उन्हें मताधिकार कैसे दिया जा सकता है। मिल का कथन है कि मैं इस बात को नितांत अनुचित मानता हूं कि कोई व्यक्ति लिखने पढ़ने की योग्यता प्राप्त करने के पूर्व ही मतदान में भाग ले। मताधिकार को सार्वभौम बनाने के पूर्व सभी को शिक्षा प्रदान करना नितांत आवश्यक है। इस संबंध में उसका सुझाव है कि राज्य के द्वारा निःशुल्क या बहुत ही कम शुल्क पर, जिसे निर्धन व्यक्ति भी वहन कर सके, शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के साथ मिल मतदाताओं की संपत्ति विषयक योग्यता पर भी बल देता है। उसका विचार है कि वे व्यक्ति जिनके पास संपत्ति होती है, संपत्तिहीन व्यक्तियों की तुलना में अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से आचरण करते हैं। संपत्ति विहीन व्यक्ति राज्य की संपत्ति की उचित रूप से रक्षा नहीं कर पाते। 4. बहुल या गुणात्मक मतदान। प्लूरल और वेटेड वोटिंग। मिल अनुभव करता है कि सभी व्यक्तियों के मत का मूल्य समान नहीं होता और अज्ञानी, मूर्ख तथा उदासीन प्रवृत्ति के व्यक्तियों की तुलना में बुद्धिमान, शिक्षित तथा उच्च गुणों वाले व्यक्तियों को मताधिकार की अधिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। बात तो सही है। कम शिक्षित और मूर्ख व्यक्ति देश के सार्वजनिक जीवन पर हावी न हो जाएं, इसके लिए मिल उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने की बात का प्रतिपादन करता है। किन व्यक्तियों को अधिक मत प्राप्त होने चाहिए, यह स्पष्ट करने के लिए उसके द्वारा नागरिकों को वर्गीकृत किया गया है और इस वर्गीकरण का आधार मानसिक, सांस्कृतिक और नैतिक गुण है। मिल अपनी इस पद्धति को गुणात्मक मतदान, वेटेड वोटिंग के नाम से पुकारता है। 5. खुला या सार्वजनिक मतदान। ओपन बैलेट। मिल गुप्त मतदान का विरोध करते हुए खुले या सार्वजनिक मतदान को उचित समझता है। उसके मतानुसार मत देने का अधिकार एक पवित्र अधिकार है जिसका प्रयोग बुद्धिमत्ता, समझ और ईमानदारी के साथ सार्वजनिक रूप में किया जाना चाहिए। इस अधिकार के प्रयोग में गोपनीयता रखना गुपचुप किए जाने वाले अनुचित एवं अनैतिक कार्य के समान है। मिल के समान प्रो ट्रीशे ने भी गुप्त मतदान को कुत्सित चाल, शैबियस ट्रिक कहा है। 6. महिला मताधिकार। महिलाओं के मताधिकार का समर्थन करने की दिशा में मिल के द्वारा ब्रिटिश संसद के बाहर और भीतर दोनों स्थानों पर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया गया। संभवतः उसके द्वारा यह कार्य अपनी मित्र और पत्नी श्रीमती टेलर के प्रभाव के कारण किया गया। मिल के जीवनकाल में विक्टोरिया के युग का मध्यांतर चल रहा था। इस काल में महिलाओं को उच्च शिक्षा एवं उच्च पदों से वंचित रखा जा रहा था और सार्वजनिक जीवन में भी उनका प्रवेश निषिद्ध था। महिलाओं के लिए कोई द्वार खुला था तो केवल विवाहित जीवन बिताने का। जब कभी उनकी दशा सुधारने के लिए कोई आंदोलन किया जाता, विरोधी हमेशा महिलाओं की योग्यता का आश्रय लेकर उस आंदोलन को समाप्त कर देते थे। मिल ने बताया कि महिलाओं का पिछड़ापन किसी भी प्रकार उनकी बौद्धिक प्रतिभा की कमी का परिणाम नहीं है, वरन यह उनकी सदियों की दास्ता का परिणाम है। यदि दास्ता के बंधन से महिलाओं को मुक्त कर दिया जाए और उन्हें पुरुषों के समान ही उन्नति और विकास के अवसर दिए जाएं, तो कोई कारण नहीं कि वे पुरुषों के समान ही सिद्ध न हो सके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वह महिलाओं की स्वतंत्रता का इतना पक्षपाती था कि उसने ब्रिटिश संसद में इस प्रश्न पर सबसे पहले आवाज उठाई। उसका कहना था कि महिलाओं की दास्ता का अंत कर उन्हें उच्च शिक्षा एवं राजकीय नौकरियां दी जानी चाहिए। उसके मतानुसार स्त्री पुरुष की असमानता दूर करने का एक सबसे अच्छा उपाय यह है कि उन्हें पुरुषों के समान ही मताधिकार दिया जाए। सिजविक के समान ही उसका विचार था कि महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखने का कोई औचित्य नहीं है। इस संबंध में उसका कथन था, राजनीतिक अधिकारों के संबंध में मैं लिंग के आधार पर भेद करना वैसा ही अप्रासंगिक मानता हूं जैसे कि बालों के रंग के आधार पर भेद करना। अगर कोई भेद ही करना हो तो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में मताधिकार की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि शारीरिक दृष्टि से निर्बल होने के कारण वे अपनी रक्षा के लिए विधि समाज पर अधिक निर्भर हैं। मिल के उपर्युक्त तर्क अकाट्य थे और इसी कारण उनका पर्याप्त असर भी हुआ। 7. प्रतिनिधि के संबंध में धारणा। संसद में प्रतिनिधि के स्थान या स्थिति के संबंध में मिल के विचार बर्फ के समान है। वह प्रतिनिधि को जनता का प्रत्यायुक्त डेलीगेट मात्र ही नहीं मानता। उसके अनुसार प्रतिनिधि तो एक स्वतंत्र पथ प्रदर्शक होता है, जिसके द्वारा स्थानीय हितों के स्थान पर राष्ट्रीय हितों के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए। यदि उसे अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं पर विजय प्राप्त करने के लिए किन्हीं छोटी छोटी समस्याओं पर अपने विचारों को छोड़कर समझौता करना पड़े, तो उसके द्वारा निर्भीकता के साथ ऐसा किया जाना चाहिए। प्रतिनिध्यात्मक शासन संबंधी विचारों की आलोचना और मूल्यांकन।
मिल के प्रतिनिध्यात्मक शासन संबंधी विचार अपने आप में महत्वपूर्ण होते हुए भी इसमें त्रुटियां हैं, जिनका उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है। एक, मताधिकार पर शैक्षणिक और संपत्ति संबंधी प्रतिबंध उचित नहीं। मिल के द्वारा मताधिकार पर जो शैक्षणिक और संपत्ति संबंधी प्रतिबंध लगाए गए हैं, न तो वे सैद्धांतिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण हैं और न ही व्यावहारिक। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिक्षा योग्यता के विकास का एक अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। श्रेष्ठ माध्यम है, किंतु यह भी उचित नहीं है कि अनुभवजन्य योग्यता को कोई उचित महत्व नहीं दिया जाए। व्यवहार में यह बात प्रत्यक्षतः देखी गई है कि अनेक बार किताबी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की अपेक्षा निरक्षर किंतु व्यवहारिक ज्ञान से संपन्न व्यक्ति अपने मताधिकार का भली प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। मताधिकार के लिए संपत्ति की योग्यता तो किसी प्रकार से उचित नहीं कही जा सकती। इसके अतिरिक्त यदि शिक्षा और संपत्ति के आधार पर मताधिकार को सीमित करने का प्रयत्न किया जाए, तो मताधिकार के निर्धारण में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी। 2, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। जटिल और अनुपयोगी अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इसके लिए मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाने का सुझाव दिया। आनुपातिक प्रणाली के इस गुण के बावजूद यह निश्चित रूप से अधिक जटिल है और सर्वसाधारण इसे नहीं समझ सकते। इसके अतिरिक्त यह पद्धति छोटे छोटे अनेक राजनीतिक दलों के निर्माण को प्रोत्साहित कर प्रतिनिध्यात्मक शासन के लिए संकट का कारण बन सकती है। डॉक्टर फाइना, लास्की, स्ट्रोंग और प्रो एस्मिन आदि सभी व्यक्तियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आलोचना की गई है। प्रो स्ट्रोंग के शब्दों में कहा जा सकता है कि सैद्धांतिक दृष्टि से आनुपातिक प्रतिनिधित्व सभी प्रकार से श्रेष्ठ प्रतीत होता है, किंतु व्यवहार में स्थिति ऐसी नहीं है। नहीं। 3, सार्वजनिक मतदान उचित नहीं। मिल ने जिस खुले या सार्वजनिक मतदान का प्रतिपादन किया है, उसे भी उचित नहीं कहा जा सकता। सार्वजनिक मतदान को अपना लेने पर प्रजातंत्र न रहकर एक आतंकवादी और वर्गतंत्रीय व्यवस्था के रूप में परिणत हो जाएगा। 4, गुणात्मक या बहुल मतदान अव्यावहारिक। मिल द्वारा प्रतिपादित गुणात्मक या बहुल मतदान सैद्धांतिक दृष्टि से भले ही उचित प्रतीत हो, किंतु व्यवहार में इसे अपनाने में अधिक कठिनाइयां हैं। कम और अधिक राजनीतिक योग्यता की बात करना तो सरल है, लेकिन इसका कोई औचित्यपूर्ण आधार ढूंढ लेना अपने आप में निश्चित रूप से एक समस्या है। इस प्रकार मिल के प्रतिनिध्यात्मक शासन संबंधी विचारों में कुछ दोष है और इनमें अव्यावहारिकता भी है, लेकिन इसके बावजूद उसके विचारों में अनेक प्रजातांत्रिक सुधारों का समावेश है। उसके द्वारा प्रजातंत्रीय और प्रशासनिक दक्षता के तत्वों के समन्वय का जो सुझाव दिया गया है, वह उसकी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचायक है और उसके द्वारा किया गया महिला मताधिकार का समर्थन भी नितांत औचित्यपूर्ण है। उसके द्वारा बहुमत की निरंकुशता के संबंध में जो ध्यान आकृष्ट किया गया है, वह भी अपने आप में प्रशंसनीय है। वस्तुतः वह प्रतिनिधि शासन के दोषों और उसकी कमियों से परिचित तथा उन्हें दूर करने के प्रति जागरूक था। बेपर ने इस संबंध में लिखा है कि मिल प्रजातंत्र की बुराई से प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहता था, क्योंकि वह तत्कालीन आवश्यकता थी और ऐसा करने में वह सफल रहा है। उसका महत्व चिरंजीवी तथा चिरस्मरणीय है।